राम राम दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर। तो बहुत टाइम हुआ कि भी सर आपके जो प्रीवियस ईयर जो पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो लेके आए, तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। और साथ ही में अभी जो हाल ही में एक परीक्षा जो हुई है, आज की जो परीक्षा है, उसी परीक्षा में जो मैथ का जो आपका पार्ट है तो बहुत आसान से क्वेश्चन आए हुए हैं, अर्थमेटिकल जो आया हुआ है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना हम करेंगे ना वो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम जो मैथ में आज इस प्रैक्टिस सेट को लेके आ रहे हैं, ये आपका पहला है। और इस प्रकार से तकरीबन आज से लेकर हम 25 प्रैक्टिस सेट मैथ के लेके आएंगे। टोटल जो है 25 आपको सेट मिलेंगे, और जिसके अंतर्गत वो सारे टॉपिक के रिलेटिव जो आज तक परीक्षा में आ चुके हैं, जो सारे क्वेश्चन, वो सारे सॉल्यूशन करवा दिए जाएंगे। तो देखते हैं, पहले तो आज की बात कर लेते हैं। जो HSSC का आज पेपर हुआ है, डेंटल का पेपर था आज, उस पेपर में क्या क्वेश्चन आया हुआ था पहले उनको देखते हैं। तो साथ शुरू हो जाइए। आप भी, अगर आपके पास पेपर है तो अच्छा है, नहीं है तो हम क्वेश्चनों को लिखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला वो ये था कि दो लगातार विषम पूर्णांकों के वर्ग का जो अंतर है, वर्गों का जो अंतर है, वो हमेशा विभाजित होता है। भाई ये क्वेश्चन था। ऑप्शन आपको दिए हुए थे A, B, C और D। ऑप्शन थे 3, 6, 7 और 8। ये क्या कहना चाहता है, इस प्रश्न में आपको ये कह रहा है कि दो लगातार विषम पूर्णांक जो हैं, अगर उनके वर्गों का जो अंतर है वो आपका हमेशा किस से भाग होगा। यानी कि हमें यही देखना है, हम बार बार ये कह रहे थे कि विषम संख्या कौन सी होती है। तो विषम संख्या कौन सी होती है कि जो संख्या का जो यूनिट नंबर है, इकाई जो अंक है, वो आपका 1, 3, 5, 7 और 9 मिले, वो क्या है, विषम संख्या है। ये परिभाषा ध्यान देना। अब ये कह रहा है कि लगातार होना चाहिए। जैसे कि हम छोटा ही नंबर ले लें, 1 है तो उसके बाद में क्या आएगा, 3 आएगा। अगर आप 1 का वर्ग और 3 का वर्ग देखें तो 1 का वर्ग क्या आ रहा होगा भाई, 1 आ रहा होगा, और 3 का क्या आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा। अब इनका जो डिफरेंस है वो क्या आया, 8 आया। तो ये 8 से भाग होगा। ठीक है ना। जैसे कि 3 और 5 है, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। बड़ा नंबर जो है 3 और 5 है, तो 3 का जो वर्ग है वो क्या आ रहा होगा भाई, 9। 5 का वर्ग है वो क्या आ रहा होगा, 25। तो डिफरेंस देखेंगे तो क्या रहेगा भाई, 16। तो किस से भाग होता है, 16। दिए गए ऑप्शनों के अनुसार से देखा जाए तो वो हमेशा किससे भाग मिलेगा, 8 से, जो इस प्रश्न का हमारा आंसर था। ठीक है, उम्मीद मानते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन ये उठ चुका है तो हम ये मान ले कि अगर वो कह देता भी लगातार सम संख्या के पूर्णांकों का जो, के पूर्णांकों के वर्गों का जो अंतर है वो किससे भाग होगा। तो जैसे कि सम संख्या छोटी क्या है, हमारे पास 2 है, उसके बाद में क्या आएगी, 4 आएगी। जब भी इस प्रकार के परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप हमेशा नंबर जो है ना वो छोटा लेने की कोशिश करिए। तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4 का क्या होगा। तो 2 का वर्ग देखें तो क्या आएगा जी, 4, और 4 का वर्ग क्या आएगा, 16। अब अंतर देखिए क्या आएगा, 12। तो आप कह सकते हैं वो संख्या हमेशा किस से विभाजित मिलेगी, 12 से मिलेगी। अगर विषम संख्या के पूर्णांकों के वर्गों का अंतर है तो उत्तर क्या है, 8। ये तो परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है आज की। हम कह रहे हैं कि लगातार सम का पूछ लेता तो क्या आंसर आता, 12 आता। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका परीक्षा में जो आया है पहले वो कर लेते हैं, फिर उनसे रिलेटिव भी क्वेश्चन जो है हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में जो ए है ना वो तो 36 सेकंड में तथा बी 45 सेकंड में उस दूरी को तय करता है, उस दूरी को तय करता है। तो बताएं ए बी को कितने से हराता है, कितने से हराता है। तो टाइम डिस्टेंस स्पीड का ये क्वेश्चन है। इस प्रश्न में क्या करेंगे हम, ऑप्शन बी देख लेते हैं 20 का क्या दिया हुआ था। तो 20, 25, 22.5 और 9 मीटर ये ऑप्शन आपके आए हुए थे। आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे तो ध्यान देना कि कंसेप्ट क्या कहता है कि देखो वो दोनों ही कितनी दूरी दौड़ रहे हैं, 100 मीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दूरी जो है वो क्या हुई भाई, निश्चित है ना, ए भी इतना दौड़ेगा, बी भी इतना दौड़ेगा। जब दूरी बराबर हो तो हमेशा आप ये बात विशेषतः ध्यान रखना कि दूरी अगर बराबर है, निश्चित है, तो समय और चाल का अनुपात हमेशा ही एक दूसरे के विपरीत रहता है। क्या रहता है? विपरीत रहता है। तो हमें ए और बी के समय का अनुपात दिया हुआ है, तो हम किसका निकाल लेंगे? चाल का निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? जो ए और बी है ये 36 सेकंड में तय कर रहा है उस दूरी को, और बी जो है वो 45 सेकंड में तय कर रहा है। ये जो रेशो है इनका टाइम का रेशो है। तो हम ये कहते हैं, या कंसेप्ट जो है आपका वो ये कहता है कि जब दूरी निश्चित हो तो समय और चाल का अनुपात हमेशा अपोजिट हो जाएगा। पहले इनको काट लेते हैं, 9 के पड़े पे काटेंगे तो 4, 9, 5, 45। तो टाइम का रेशो तो ये है, तो स्पीड का रेशो क्या होगा भाई? तो उल्टा, तो 5 अनुपात क्या आएगा? 4। तो हम ये कहेंगे कि अगर वो 5 मीटर दौड़ेगा ना तो बी कितना दौड़ेगा? 1। तो कितने मीटर से यहां आ रहा है? वो 1 से आ रहा है। तो दौड़ की जो लंबाई है वो कितनी है? 100 मीटर। तो 5 की वैल्यू यदि 100 है तो 1 की वैल्यू क्या आ रही होगी? 20 मीटर, जो इस प्रश्न का आंसर है आपका 1। उम्मीद मानता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आप बिल्कुल क्या है नोट करके रखना कि जब आपकी दूरी निश्चित हो तो उस समय जो आपका समय और जो चाल है उसका अनुपात जो होता है वो क्या होता है? विपरीत होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब उस पर हम चर्चा करते हैं। वैसे तो आज आपके क्वेश्चन 4 ही आए हैं, और ये जो आपके टेक्निकल पोस्ट हैं जैसे डेंटल का है, इसके बाद में स्टाफ नर्स का पेपर है, VLDA का जो पेपर है, तो ये टेक्निकल है। तो उनमें सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो मैथ जो है वो 4 का है, हिंदी भी इसमें 4 की थी, इंग्लिश भी 4 की थी। तो ये क्वेश्चन आप जरूर देखना, या इस पेपर को आप जरूर लेने की कोशिश करना। उसका पोस्टमार्टम करना है, हमें उनसे रिलेटिव ही तो पढ़ना है, क्योंकि हमें इर्द गिर्द पता चलेगा कि भाई जो परीक्षा है वो किस पैटर्न पे किस तरीके से सेट हो रही है। अब हम एक नेक्स्ट कर रहे हैं 50। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आज की परीक्षा में आया कि 50 प्रक्षेपणों का माध्य 36 है, गलती से 48 को 23 पढ़ लिया गया। ये तो संशोधन माध्य क्या होगा? ये आपका प्रश्न था। A, B, C और D जो ऑप्शन है वो हमारे ये थे कि भाई एक 36.1, 36 क्योंकि जो ऑप्शन आए हुए हैं हम उसी को लिख रहे हैं, 2 36.5 और एक था 39। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि क्या करना होगा। ये एवरेज का टॉपिक है, एवरेज से क्वेश्चन आपका उठाया गया है। ये कह रहा है भी आपने 50 कोई डाटा है, आपने उनको जोड़ा था और माध्य क्या निकला?
36 निकला। देखो आपको ये देखना है कि हमको सही क्या जोड़ना था। सही जोड़ना था 48 और उसकी जगह हमने गलत जो जोड़ा हुआ है या गलत जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा हमने 23। इसका मतलब हमने तो कम पढ़ा है ना। इसका अभिप्राय ये होगा कि अब औसत आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो आपने कितना कम जोड़ दिया, तो 48 और 23 का जो डिफरेंस है वो ये बता रहा है कि 25। ये जो 25 है वो आपने कम जोड़ा है, तो ये पूरे जो हमारे 50 के 50 हैं इसको इफेक्ट डालेगा। इसीलिए आप इसको 50 से क्या करिए भाग। तो आपका जो एवरेज है कम जोड़ा है अपने, तो और जोड़ना पड़ेगा, तो 0.5 जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपने जोड़ना कितना है भाई 48, जोड़ा कितना है 23, तो कम, तो इसका मतलब सही करना है तो ये जो जितना एवरेज आपका और आएगा वो प्लस करेंगे तभी क्या होगा आपका सही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा 1/2 है, इसको आप 0.5 लिख सकते हैं। तो सही क्या होगा भाई 36 में हम 0.5 जोड़ देंगे, तो आंसर हमारा क्या रहा होगा सी आ रहा होगा। ठीक है, कई बार संख्या 1 है 2 है 3 है, तो इस प्रकार से आपको दे देगी, तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका प्रश्न आज का जो आया हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पे करते हैं। फिर हम उस परीक्षा में जो पीछे आज तक आए हुए हैं उनकी जो सीरीज है वो आपकी ये जारी कर देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि 6 संख्याओं का औसत जो है, 6 संख्याओं का जो औसत है वो x था, उनमें से 3 का जो औसत है वो y है तथा शेष 3 का जो औसत जो है वो z है। ठीक है, फिर वो ये कहता है तो बताएं z है तो क्या होगा, ऑप्शन दे रहा है आपको। तो ये भी आपके कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, इसमें आप बहुत सरल सा एक कंसेप्ट है, आप उसको थोड़ा सा बच्चा रिवाइज करके गया होगा तो वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को हल कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या था x बराबर है y प्लस z, और एक था ऑप्शन 2x बराबर है y प्लस z, और सी ऑप्शन हमारा था इसमें x बराबर है 2y प्लस 2z, और एक था इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूं क्योंकि जो सामान्य क्वेश्चन होते हैं ना वो हल नहीं होते हैं, पता नहीं भी इतना सरल सा क्वेश्चन पूछ लिए, तो हम ये कहेंगे भी सवाल को करेंगे कैसे। हम ये देखते हैं संख्या कितनी है 6, औसत क्या है उनका x, इसका मतलब इन 6 संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 6x होगा बराबर, जो ये योग होगा औसत गुना कुल संख्या करें तो उनका योग आ जाएगा। इन योग के बराबर क्या है, पहले इनमें जो 3 है उनका औसत क्या है जी y है, तो आप कहेंगे 3y इनका योग होगा भाई, प्लस में शेष का क्या है 3z है। क्लियर हुआ, तो सभी में कॉमन क्या है 3 है, इसलिए आप इसको 3 से भाग कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा 2x बराबर y प्लस में z। ये हमारा आंसर है, बहुत सरल सा था और यही पूछा हुआ था, हमें यही बताना है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और इस तरीके से बेसिक जो टॉपिक है आप अपना बेसिक जो है वो अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, और अब हम आगे इस सीरीज में आज के जो पेपर में क्वेश्चन यही आए हुए थे, तो अब हम आगे चलते हैं। इस प्रकार से आपके जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको 25 करवा दिए जाएंगे और वो पुराने पेपरों के हों। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं 1 से, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 1 से 100 तक अभाज्य संख्या
कितनी होती है भाई, ये बताना है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। फिर हम बात करेंगे जो परीक्षा में क्वेश्चन भी आया था उस पे भी चर्चा करेंगे। ऑप्शन है आपके लिए 21, 22, 23 और 25। ठीक है, तो क्या उत्तर रहेगा? देखिए, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो ये ध्यान देना, जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो वो संख्या हमारी क्या होती है, अभाज्य होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, सीधा सीधा 25। ठीक है, तो कितना होगा 25। 1 से 200 तक पूछ ले तो कुल कितनी है जी, 46। कितनी है, 46। और 100 से 200 तक अभाज्य पूछ ले तो कितनी है, क्योंकि ये तो 25 है, ये 46 है, तो कितनी बच गई, 21। क्लियर हुआ। अब एक जो प्रश्न है वो परीक्षा के अंतर्गत आपको देखने को मिला था, ठीक है, वो ये प्रश्न था, इन्हीं से रिलेटिव था, और वो प्रश्न भी हम कर लेते हैं। ये प्रश्न था कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या के युग्मों की संख्या कितनी है, युग्मों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, ये पेपर में आया था। ठीक है, ऑप्शन में था 6, 7, 8 और 25। जैसे ही ये प्रश्न आया था तो बच्चे ने गलती क्या करी होगी, क्योंकि वो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या मान के क्या चला था, 25। लेकिन इसने पूछा जो प्रश्न है ना, वो ये था कि 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या के युग्म होते हैं ना, युग्मों, उनकी संख्या बतानी। अब कई बच्चों को यहां दिक्कत आई कि ये पूछ क्या रहा है, तो युग्मों में ये ध्यान देना कि वो 2 संख्याएं जिनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस जो है वो 2 है, वही लेना था। तो हमारे पास 1 से 100 तक जो 25 नंबर हैं, उन नंबरों में से ऐसे जोड़े ढूंढिए जिनके बीच में डिफरेंस क्या है, आपका 2 का है। ठीक है, तो आप ये देखिए, जैसे 3 और 5, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। इसके बाद में अगर हम देखें तो 5 और 7, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी कितना है, 2 है। इसके बाद में देखें 11 और 13, ये 2 ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। इसके बाद में 17 और 19, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी कितना है, 2 है। इसके बाद में आपका 29 और 31, इनके बीच का भी डिफरेंस जो है वो आपका कितना है। इसके बाद 41 और 43, ठीक है। इसके बाद में आपका जो है 71 और 73, और एक आपका 59, 59 और 61 और 71 और 73, ये वो युग्म थे तो जिनके बीच के डिफरेंस। तो संख्या कितनी हुई भाई, अगर देखें तो 8 हो जाएगी। ये आपका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बच्चे क्या है, मार खा गए थे। ये परीक्षा में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या था। देखो अभाज्य में से क्या क्वेश्चन आ सकता है, अगर हम इसी बात को थोड़ा सा सीखिए। अभाज्य संख्या से रिलेटिव आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि भाई संख्या बताओ 1 से 100 तक कितनी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पूछ ले तो वो कौन सी मिलेगी, 2। ऐसी संख्या जो सम है, केवल सम संख्या जो अभाज्य है ना, वो भी हमारी क्या है जी, 2। आपसे पूछ ले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो क्या उत्तर आएगा जी, 3। क्या उत्तर आएगा, 3।
इसके बाद में सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो उत्तर क्या आएगा 11। इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बात और भी ध्यान देना, जैसे आपसे ये पूछ ले भी 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, तब क्या करेंगे। तो आप इस बात को याद करने के लिए एक आपको तरीका बताता हूं याद करना। 44, 22, 322 और 321, इसको याद करना। ये क्या है, ये वो नंबर आपके निकल आएंगे जहां आपके पास अभाज्य संख्या है। यानी कि 1 से 10 तक कितनी है 4, 11 से 20 तक कितनी है 4, 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100 के बीच में केवल एक संख्या है और वो 97 है। तो इसने कहा कि कुल अगर बात की जाए तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 25 है। ठीक है, आप इनको जोड़ के देखिए, 4, 8, 10, 12, 15। देखो प्रश्न हमारा यही था कि 1 से 50 तक तो पहले बात करें तो 1 से 50 तक तो 15 आ गई, जो बाकी बची वो हमारे पास क्या है 17, 19 और 6 25। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लें भाई 1 से 70 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो हम इसको भी निकाल देंगे कि 1 से 70 तक जो है वो यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें से 6 घटा दीजिए 25 में से, तो आंसर क्या आ रहा होगा 19। तो ये आप अभाज्य से संबंधित आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत क्या है, तो देखिए ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रश्न था। ऑप्शन थे इसके, लिख देता हूं, ए, बी, सी और डी, 4, 5, 6 और 7। ये हमारा जो प्रश्न है वो टाइम एंड वर्क का है। क्या करेंगे, ए और बी जो है, ए काम को कितने दिन में कर रहा है 10 में, बी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है ना, आप उसको ये ध्यान देना, जब तक आपको ये नहीं पता कि टोटल वर्क क्या है, हमें 2 ही चीजें पता होनी चाहिए। एक तो टोटल वर्क, दूसरा जो व्यक्ति आ रहा है उसकी कार्य क्षमता क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है काम के करने की। अगर आपको वो दोनों चीज पता है तो टाइम एंड वर्क में ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आपकी क्लियर ना हो। तो 10 और 15 का जो एलसीएम है वो क्या आ रहा होगा 30। ये 30 जो है वो हमारे को ये पता चला एलसीएम क्यों लिया है, इसका मतलब ये है कि एक काम है उसको ए 10 दिन में कर रहा है, उसी काम को बी जो है वो 15 दिन में कर रहा है। काम तो एक ही है ना, और वो एक साथ करते हैं, इसीलिए हमने 10 और 15 में वो टोटल यूनिट हमारी क्या आई 30। अगर हम कैपेसिटी का अनुपात देखें तो ये 10 दिन में करेगा तो एक दिन में कितनी बनाएगा 3, और ये कितनी बनाएगा भाई 2। तो हमारा जो आंसर है वो 30 यूनिट पूरी करनी है, तो कितने दिन में हो जाएगी, एक दिन में दोनों मिलकर 5 बनाएंगे, तो आंसर क्या आ रहा होगा 6 दिन। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल है वो परीक्षा में जो आया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो करते हैं। इस सीरीज के अंतर्गत जितने आपके जो क्वेश्चन हैं सारे पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कहता है आयत की सभी भुजाओं को, जो भुजाएं हैं वो 3 गुना हो जाए, वे 3 गुना हो जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ए बी सी डी। ए ऑप्शन दे रहा आपका 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 गुना बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 3 गुना बढ़ जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा, 12 गुना बढ़ जाएगा। आपका ये जो प्रश्न है वो क्या कहता है? ये कह रहा है देखो आयत जो है, आयत आपका क्या है? रेक्टेंगल। ये क्या कहता है भी इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। इसका मतलब इसकी सभी भुजा को 3 से गुणा किया है तो उसकी लंबाई भी तो 3 से ही बड़ी होगी पहले से, और जो चौड़ाई है वो भी बड़ी होगी। तो इसका अभिप्राय ये होगा कि भाई ये 3 गुणा 3 यानी कि क्या आ जाएगा? 9। तो आंसर हमारा क्या है? 9 गुणा जो उसका क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्लियर हुआ होगा कि उसकी सभी भुजाएं, तो इसका मतलब पहले जो लंबाई हमें नहीं पता क्या, लेकिन वह उसकी 3 गुना हुई होगी। तो क्षेत्रफल किसके बराबर है? लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई जो है वो 3 गुना बढ़ी, चौड़ाई भी 3 गुना बढ़ी, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? पहले से क्या बढ़ जाएगा? वो 9 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना कि इनसे रिलेटिव आपका क्वेश्चन आ सकता है। एक बात और भी देखो, आयत का जो परिमाप है, परिमाप क्या है? परिमाप तो होता है चारों भुजाओं का योग। क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। वैसे क्या करेंगे हम? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। क्लियर है। अगर बात करें आयत के विकर्ण की, तो विकर्ण किसके बराबर है? विकर्ण का मतलब होता है कि वो सबसे बड़ी से बड़ी भुजा निकालें। तो कैसे निकालेंगे? तो ये आपका आ जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और ऑल इंटू। तो आप अगर इसके बराबर रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक आयत का विकर्ण पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब वो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक बट्टा एक ग्राहक के लिए लाभदायक होगा? अब ये डिस्काउंट का चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखते हैं भी क्या दे रहा है ये ऑप्शन। ऑप्शन ए बी सी डी आपको जो दे रहा है वो ये दे रहा है 20% और 20%, 25% और 15%, 30% और 10%, इसके बाद में 27% और 13%, ठीक है। ये कह रहा है आपको ये बताना है। तो देखो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। डिस्काउंट देखो क्या बताता है? डिस्काउंट आपको ये बताता है कि हमेशा ये जो डिस्काउंट है ना वो मार्केट पे दिया जाता है। कौन से प्राइस पे दिया जाता है? मार्केट पे। तो आप क्रमिक बट्टे का मतलब ये होता है कि भाई आपको एक तो पहली छूट मिलेगी, उसके बाद में उसके ऊपर दूसरी छूट मिलेगी, ठीक है। तो आप एक ग्राहक है, तो ग्राहक कहाँ जाएगा? जहां उसे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, जहां उसे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और दुकानदार क्या चाहेगा? दुकानदार ये चाहता है कि कम से कम डिस्काउंट दे। तो यहां अगर हम देखें, पहला 20 और 20 क्या हुआ? 40, 25 और 15 क्या हुआ? 40, 30 और 10 क्या हुआ? 40, 27 और 13 क्या हुआ? 40। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ अगर 1 भी 41 होता या इससे ज़्यादा होता तो वही उत्तर हो जाता, लेकिन तो ये तो बराबर है। तो इसको किस तरीके से हम निकालेंगे? तो ये जो पॉइंट है कभी भी आए तो आप इस बात को विशेषतः ध्यान देना कि इनके बीच का अंतर देखो क्या है, 0, इनमें अंतर कितने का है 10, इनमें अंतर कितने का है 20 और इनमें अंतर कितने का है 14। आपको अब ये बताता है कि ग्राहक के लिए ज्यादा छूट चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों क्रमिक बटों के बीच में जो ज्यादा से ज्यादा अंतर है वो ज्यादा छूट होगी उनके मुकाबले में, और जो कम है वो इससे कम होती रहेगी। तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो किस में है 20 वाले में, तो आपका उत्तर क्या होगा पहले सी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। किसके लिए है भाई? ये ग्राहक के लिए। अगर यही चीज इसी प्रश्न में ग्राहक की जगह क्या लिखा होता दुकानदार, तो दुकानदार तो यही चाहता है ना कि कम से कम डिस्काउंट दें, तो यहाँ 0 डिफरेंस वाला जो आंसर है वो हमारा हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आपको इस तरीके से करना है। आप इस उम्मीद को बना के रखिए कि सारे जो टॉपिक हैं जितने हमारे प्रैक्टिस सेट में डाले हुए हैं वो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर हैं, हम उनसे संबंधित और सारी जो चीज़ें हैं वो कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब वो करते हैं। इस प्रश्न से आपको उम्मीद हुआ होगा कि हम कितने अच्छे से टॉपिक बहुत कम समय में पूरा करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताएं इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो आप ये बताएं कि इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत जो है वो क्या होगा। तो आप एक बात को विशेषतः ध्यान देना, जैसे ये प्रश्न जो आया, इस प्रश्न से आप प्रॉफिट लॉस में जा रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर है वो क्या बताता है? हमेशा जो लाभ हुआ है या जो हानि होगी वो हमेशा ही कीमतों में होती है, वस्तुओं में नहीं होती, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का मतलब ही तो यही होता है, बात पैसे की कर रहा है, बात कीमतों की कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? हमें वस्तुएं दी हुई है। तो ध्यान देना, कीमतों का अनुपात और वस्तुओं का अनुपात है वो हमेशा ही एक दूसरे के क्या मिलेगा? विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। कोई ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसको तो ये करना है, घटा लो बटे सीपी कर दो गुणा 100 कर दो, ऐसा नहीं है। आप कंसेप्ट को मजबूत करिए, क्योंकि आपको पता है कि लाभ हानि क्या होगा? कीमतों में होगा, और कीमतों और वस्तुओं का अनुपात एक दूसरे के विपरीत होगा। तो देखिए भाई क्या दिया हुआ है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 25 वस्तुओं के सीपी के बराबर। ठीक है, मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए, चलो इसका आंसर ही निकाल लेंगे। सीपी बटे एसपी करेंगे, ये जो अनुपात है वो वस्तुओं का है, हमने विपरीत किया तो कीमतों का अनुपात निकाला, क्या आ रहा होगा? 25 बटे 20। तो 5 के पहाड़े पे काटेंगे, 5 5 25, 5 के 20। इसका अभिप्राय ये है कि इस सौदे में सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, लाभ हानि हमेशा ही क्या होती है? क्रय मूल्य पे। तो 5 वाली चीज 4 में बिकी तो 1 रुपए का क्या है? लॉस है। किसके ऊपर? 5 पे। तो 1/5 मतलब 20% लॉस, ये आपका उत्तर है। क्लियर है? तो इसके ऑप्शन यही थे, 20% का लॉस है, 25 का लॉस है, 20 का लाभ है और 25 का लाभ है। तो कई बच्चे इन चीज़ों का विशेषता आप ध्यान देना। ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, इससे सवाल भी आते हैं। एक सवाल इसका और बना लेते हैं, ठीक है? तो आप थोड़ा सा और अच्छे से इस सवाल को करके देखिए कि भाई 16 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ये भी तो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो देखिए क्या करेंगे हम, देखो आपको कंसेप्ट ये कहता है प्रॉफिट लॉस केवल और केवल ये कहता है कि जो लाभ है जो हानि है वो कीमतों में ही होती है, ठीक है, वस्तुओं में नहीं होती। और वस्तुओं का अनुपात और कीमतों का अनुपात हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट है आपका, कोई रट्टा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें से घटाएंगे सीपी को घटा नीचे करेंगे या एसपी को करेंगे। क्यों करेंगे भाई, जब आपको पता है कीमतों का निकाल लेंगे। जब कीमतों का निकलेगा और लाभ या हानि प्रतिशत हो, वो हमेशा ही कॉस्ट प्राइस से ही तो पता चलती है। देखिए 16 वस्तु का सीपी 20 वस्तु का एसपी के बराबर है। ये तो था वस्तुओं का अनुपात, हमें चाहिए कीमतों का, तो कीमतों का उल्टा होता है। तो सीपी बटे एसपी क्या रहेगा, 20/16, 5/4, ठीक है। वही चीज़ इसमें ही आ रही होगी कि 5 रुपये वाली चीज़ जो 4 में बिकी, कैसे पता चलेगा, ये सीपी था, कॉस्ट प्राइस 5 है, एसपी सेलिंग प्राइस 4 है, तो 1 रुपये का क्या है लॉस, किसके ऊपर है 5, आंसर 20%। कैसे आया अभी, तो गुणा में क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। 1/5 प्रतिशत किसके बराबर है, तो 20% के बराबर है। क्लियर हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो यहाँ आप अपने कंसेप्ट को मजबूत करेंगे, ट्रिक कोई है नहीं, क्योंकि ट्रिक तो एक ऐसा जहर है मीठा जो आपको दिया जा रहा है, तो कुछ समय के बाद में आप उसको भूल भी जाएंगे। अगर लगातार उसके साथ रहें तो उस वही याद होगा, उससे संबंधित कुछ आया है तो उतना ही कर पाएंगे। लेकिन कंसेप्ट अगर अच्छा हुआ तो आप उनसे रिलेटिव कुछ भी आए तो आप घबराएंगे नहीं, आप बहुत शांति प्रिय ढंग से क्या है अपने आंसर को कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उस पे जो प्रश्न है वो क्या है जी, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो बताएं उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो ये है, ऑप्शन इसके हम लिख देते हैं ए बी सी और डी। 19% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 21% की वृद्धि और 22% की वृद्धि, ये हमारे ऑप्शन है। क्या उत्तर आ रहा होगा इस सवाल का। आप इस प्रकार के कोई भी सवाल है वो हमेशा ही आपका जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, ये तो नेट परसेंटेज है, ठीक है। तो क्या है, देखो बढ़ रहा है तो वो प्लस है और घट रहा है तो माइनस है। तो हम ये कहेंगे भी 10 ये बढ़ा 10 ये बढ़ा तो कितना हो गया 20, ठीक है। नेट परसेंटेज में ये भी ध्यान देना है कि प्लस की मल्टीप्लाई यदि प्लस से की जाए तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस ही। इसके बाद माइनस की गुणा अगर माइनस से करें तो क्या आएगा प्लस, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करें तो क्या आएगा माइनस। तो ये 20 क्या आया, प्लस का 10 है, ये प्लस का 10 है, तो कितना हुआ 20। इन दोनों की गुणा करेंगे तो प्लस क्या आएगा 100/100। प्रतिशत के लिए 1% हटाया, 100 से भाग किया है, तो 20 + 1, ठीक है। अगर वैल्यू प्लस में बच रही है तो आंसर हमारा क्या है वृद्धि, और अगर हमारा माइनस में है तो वो कमी दर्शाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस के लिए था। तो आंसर हमारा क्या रहा होगा 21% की आपके आयत के अंदर वृद्धि हो जाएगी। ये भी तो पूछ सकता था कि आयत का जो क्षेत्रफल है पहले और अब का अनुपात क्या हो सकता है। तो पहले और अब का अनुपात आप हमेशा ये ध्यान देना, क्योंकि पहले 100% है, ये परसेंटेज के साथ जुड़ा हुआ है, तो पहले क्या है वो 100% है। तो
तो अगर वो बड़ा है तो अब 21 बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा 121, तो अनुपात तो ये होगा। ठीक है, अब ऑप्शन ऐसे मिल जाए आपको तो क्या उत्तर करेंगे, जैसे 10:11, 100:121, 121:100 और 11:10। जैसे इस सवाल में ये पूछ लेता पहले और अब का अनुपात बताएं क्या होगा। तो देखो अनुपात पूछ रहा है तो पहले का आप जो पहले पूछे उसे पहले डालेंगे, बाद में पूछे वो बाद में डालेंगे। तो पहले कितना था 100%, अब कितना है 121। कई बच्चे कहाँ गलती करेंगे, वो ये सोचेंगे जी 100 तो 10 का वर्ग होता है और 121 किसका होता है 11 का, लगा दे भाई पहला। नहीं, अनुपात में हमेशा ही भाग होना चाहिए, वो एक नंबर से दोनों भाग होना चाहिए, वर्ग नहीं देखना। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा 100:121 होगा। क्लियर है। तो आप इस प्रकार के अंदर कोई भी सवाल आए वो डायरेक्ट हम नेट परसेंटेज से क्या है कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा ही कर सकते थे 10 10 20 दोनों की गुणा करेंगे, 100 आया 100 से भाग करेंगे, प्लस माइनस का देखो बढ़ रहा है तो प्लस का निशान साथ रहेगा और कमी है तो वो माइनस का रहेगा। क्लियर हुआ। जैसे कि अब आपको इस सवाल में ये चीज और समझा दें कि कमी करते तब क्या होता, तो ये भी जो सवाल है वो परीक्षा में आ भी चुका है। ये कहेगा बराबर रहेंगे, 1 की कमी आएगी, 1% की या वृद्धि होगी, ठीक है जी, या 10% की वृद्धि होगी। आपको जो सवाल है वो ये कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है वो 10% बढ़ रही है, चौड़ाई जो है वो 10% कम हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं +10 -10 कैंसल हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा। आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस की गुणा जो है वो किसके बराबर है माइनस, और दोनों की गुणा करेंगे तो 100/100, माइनस का 1, माइनस का है तो वो कमी। आंसर हमारा क्या रहा होगा 1% की क्या रहेगी कमी रहेगी। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आ गए हैं, तो आपका ये कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से तैयार करना है। अभी जो 25 तारीख को एक स्टाफ नर्स पेपर है, जैसे उसके बाद में VLDA का जो पेपर है, शायद आपके उनके अंदर ये कंसेप्ट आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते जाइए। हम हर एक प्रैक्टिस में जो पेपर के प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन है वो सारे हल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम बात करते हैं। किसी संख्या को 81 से भाग किया जाता है तो शेषफल 50 बचता है। उसी संख्या को 9 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ये रिमाइंडर थ्योरम का जो एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था, हम उस पे ही ले रहे हैं। तो हमारे पास A, B, C और D के जो ऑप्शन है वो ये दिए हुए हैं 4, 5, 6, 7। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास कोई नंबर था और वो 81 से भाग हो रहा है आप, और शेषफल क्या बच रहा है 50। उसी संख्या को आप 9 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका पहले नंबर किस से भाग हो रहा है 81 से, बाद में किससे करना है 9 से। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। जो संख्या 81 से भाग हो सकती है, क्या उस संख्या को 9 से भाग करें तो क्या हो जाएगी, तो हम कहें बिल्कुल हो जाएगी। इसीलिए यहाँ आपको नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है कि कुछ भी हो, ठीक है, इसकी हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि उस नंबर में भी 50 भी शामिल है। तो आप सीधे ही इस प्रश्न में ये देखेंगे पहले कि जो 81 से हो रही है क्या वो 9 से हो जाएगी, इसका मतलब ये इसका फैक्टर होना जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर आंकड़े अपर्याप्त है। फिर आप करेंगे कि जो सीधा शेषफल है ना, इसको आप 9 से भाग करिए।
तो आप 50 को 9 से भाग करेंगे तो आंसर सेंसफल की दृष्टि से देखा जाए तो 9 5 45 होता है। सेंसफल क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा होगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन था। एक आगे जो क्वेश्चन है वो और भी आया हुआ है एक रिमाइंडर का, वो करते हैं। देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है 16 फैक्टोरियल को 17 से भाग किया जाए तो सेंसफल क्या है, क्या रहेगा? ये आपका प्रश्न था। इस प्रश्न का जो आपको ऑप्शन था ए, बी, सी और डी दिया था। क्या दिया हुआ है? 16, 15, 14 और 13। तो ये कह रहा है कि 16 फैक्टोरियल को यदि आप 17 से भाग करें तो हमारा जो सेंसफल है वो क्या बचेगा। देखो ये आपका एक कंसेप्ट है, एक थ्योरम है, उस थ्योरम से ही क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया हुआ है। क्या कहता है वो? 16 फैक्टोरियल को अगर हम 17 से भाग करें, विल्सन थ्योरम है ये। क्या कहती है? जो 17 है वो एक प्राइम नंबर है। क्या? एक प्राइम नंबर है और उसमें फैक्टोरियल में जो वैल्यू है वो p-1 फैक्टोरियल है और इसे p से डिवाइड किया जाए तो p इज ए प्राइम नंबर हो, उस केस में हमेशा ही रिमाइंडर क्या बचता है? p-1 बचता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर है वो 16 आएगा। लेकिन हम इस चीज़ को छोटा करके सीखते हैं कि मान लीजिए 4 फैक्टोरियल है और इसको हम 5 से भाग करें। क्लियर हुआ? इसे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये थ्योरम, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, ये इससे कम भी है। तो आप 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 भाग 5, यानी कि 24 को 5 से भाग करें तो सेंसफल क्या आएगा? 4। और 4 आ रहा है तो वो क्या हमारा p-1 फैक्टोरियल है। तो आप ये ध्यान देना, इस थ्योरम के आधार पे हम ये कह सकते हैं हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा? 16 रहेगा। बात कंसेप्ट की है, रटने की नहीं है। तो रटेंगे तो आप हर एक चीज भूल जाएंगे। सीखिए आप बातों को, और ये इतनी आसान है कि अगर आप हर एक चीज को सीखते हैं, जैसे कि ये प्रश्न आया, आपको 16 फैक्टोरियल खोलने की आवश्यकता नहीं है, आप 17 से सीखिए, क्योंकि 17 जो है वो कौन सी संख्या है? अभाज्य, ये इससे एक कम है। तो आप छोटा नंबर बना सकते हैं इसे, जैसे इसमें 4 आया, यानी कि 4 p-1 ही है, तो इसमें फिर 16 ही आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको कह दें कि भाई 96 फैक्टोरियल को आप 97 से भाग करिए तो सेंसफल क्या आएगा? जो 97 है ना वो प्राइम नंबर है और ये इसका p-1 है, तो आपका रिमाइंडर हमेशा ही विल्सन थ्योरम के अनुसार क्या रहेगा? p-1 रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा भाई? 96। क्लियर हुई बात? तो ये चीजें आपको समझनी है। अब आप इस चीज का रट्टा नहीं, जब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी तो सवाल देखने को मिलेगा, जैसे कि 46 फैक्टोरियल को 47 से भाग करें तो सेंसफल क्या है? तो हमें 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा, 46 है। ठीक है, ये कैसे पता चला? क्योंकि 47 जो है वो क्या हमारी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस सवाल में आपका ये कंसेप्ट लागू रहेगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो देखते हैं। इस सवाल में आपका ये कह रहा है, एक किसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, उसी दूरी को ए वापिस 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो बताएं उसकी औसत चाल क्या है?
उसकी औसत चाल क्या होगी। तो अपना अपना जो आंसर है वो करने की हम कोशिश करेंगे। क्या आ रहा होगा, ऑप्शन 12.5 किलोमीटर ए, 12 किलोमीटर 2, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया हुआ है 13 और 11। अब कई बच्चे जैसे ही हमारे पास औसत का जिक्र आता है, ठीक है, औसत का मतलब ये होता है कि हम सभी को जोड़ेंगे, जितने हमारे पास आंकड़े होते हैं और जितने आंकड़े हैं उनको जोड़ लेंगे और जितने नंबर थे उतने से हम डिवाइड कर दें। लेकिन यहाँ हमारे पास 2 थे, 10 और 15 बच्चे जोड़ने की कोशिश जो करेंगे वो 25 भाग 2 करेंगे और 12.5 के लिए आएंगे, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ए जो है वो किसी दूरी को, या इसमें लिख देगा निश्चित, ठीक है। तो फिर ये कहता है 10 किलोमीटर से गया, उसी दूरी को ए वापिस, इसका मतलब ये दूरी क्या हो गई, निश्चित हो गई भाई, ठीक है। जितना जा रहा है वो उतना ही तो वापिस आ रहा है। फिर वो कितने से तय कर रहा है, 15 से। तो ध्यान देना, जब दूरी निश्चित हो तो चाल और समय का अनुपात हमेशा ही अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम देखें तो जाने का है उसका 10, वापिस आने का जो है वो उसका 15। दूरी निश्चित है तो 30 एलसीएम लिया, ये दूरी आई, आपकी डिस्टेंस पता चली, ठीक है। डिस्टेंस भाग अगर हम आपकी स्पीड करेंगे तो टाइम आ जाएगा 3 घंटे और 2 घंटे 15, यानी कि हम मानते हैं वो दूरी 30 ही होती है और वो 10 किलोमीटर से जाता है तो 3 घंटे लगेंगे और फिर वापस आता है तो 2 घंटे। अब देखो, अब आप कहेंगे कि औसत तो वही होता है कि कुल जो दूरी तय की गई उनको हम जोड़ लिए गए। तो 30 गया, 30 वापिस आया, कितना हुआ जी 60। आने जाने में जो कुल समय लगा वो आपका 5। तो आंसर क्या आ रहा होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। इस सवाल को हम कह सकते हैं कि इसका आंसर बी रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद मानते हैं कि ये भी सवाल जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल है एक क्वेश्चन आपका ये नज़र आया था, इसके जो ऑप्शन है वो हमारे को मिल रहे थे 3, 4, 5, 6। देखो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका जो सॉल्यूशन है ना वो ये मानेंगे कि अंतिम में आपको एक संख्या मिल रही है जो पूर्णतः क्या थी, वर्ग थी। अगर आप इसको देखेंगे तो ये किसका वर्ग है, 15 का है। इसका मतलब 15 और 85 करेंगे तो क्या रहेगा, 100 आ जाएगा। 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये 49 आ जाएगा। और 49 किसका वर्ग है, 7 का है। 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9, और 9 किसका वर्ग है, 3 का है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो क्या आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। इनसे रिलेटिव 3-4 सवाल बन सकते हैं, वो क्या है, जैसे कि एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है 6 + √6। इस प्रकार से आपको एक सवाल मिल सकता है कि बताएं कि इस केस में आपके पास x का मान जो है वो क्या होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि इनमें जो नंबर आया हुआ है जो 6, ये इसके जो फैक्टर हैं वो ऐसे 2 फैक्टर ढूंढिए जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 होता है। तो आप कहेंगे जी 2 × 3, ये वो फैक्टर हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 है, 6 होगा। अगर आपका प्लस का साइन है तो संख्या बड़ी वाली उत्तर होगी। अगर इसमें साइन माइनस का होता तो उत्तर छोटी वाली होगी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा भाई, 3। क्यों रहेगा, क्योंकि प्लस का रहेगा। अगर माइनस का है तो आप क्या कह देंगे, इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है।
एक सवाल आपको ऐसे और मिलेगा जैसे 6, क्योंकि प्लस माइनस हुआ तो गुणा के साथ आ जाए, ठीक है, और ये जा रहा है इन्फिनेटिव तक। अगर ये इन्फिनेटिव तक जा रहा ना, इसका मतलब अगला ही लिट गया भाई, तो आप भी लिट जो आंसर जो संख्या वही उत्तर। तो आंसर क्या आएगा? 6 का 6 रहेगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सवाल का आंसर क्या है भाई? 6 रहेगा। तो उम्मीद मानिए कि ये जो आपको सवाल है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा उसको हम करते हैं। देखो, आपकी जो ये प्रैक्टिस सेट है मैथ के जो है वो हम प्रारंभिक जो आपके ठीक ठीक क्वेश्चन थे, थोड़े से लेवल के आधार पे जब तक हम 25 के 25 सेट करेंगे तो वो हर एक चीज़ निकल जाएगी जो आपको चाहिए थी, ठीक है। तो एक आपका अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद में आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपका दूसरा सेट करेंगे। तो आसान सा क्वेश्चन हम जो लेके आ रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है भाई पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? औसत क्या है? ये भी आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली 5 तो हम इसको देख ही लेते हैं। पहली 5 क्या होगी? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, नहीं क्या रहेगा? 11। तो भाग कितने से कर देंगे हम? 5 से। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट जो आपकी सेकंड क्लास है उसमें मिलते हैं। तो राम राम दोस्तों, देखने के लिए और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।